ठीक है, तो मौलिक अधिकार वाला जो मामला था वहाँ तक, वो हमारे मौलिक अधिकार पूरे फिनिश हो गए। मौलिक अधिकार में दो तीन एक वैसे तो सारे हमने अधिकार तो पढ़ लिए, लेकिन कुछ बातें अगर मौलिक अधिकार संबंधित, जैसे मौलिक अधिकार की तुलना हम करें अन्य अधिकारों से, संवैधानिक अधिकार हैं, फिर हमें मानव अधिकार हमने देखे थे, ऐसे करके कुछ बात करी थी, ऐसे कर उसमें बाद में हम देखेंगे जब डीपीएसपी पढ़ लें, तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों की हम तुलना करेंगे। डीपीएसपी क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक भी लिखा मिल जाएगा कई जगह और निदेशक भी मिल जाएगा। ठीक है, निर्देशक में दोनों अच्छी कहानी थोड़ी सी, दोनों जगह लिखे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट की साइड पर निर्देशक भी लिखा हुआ मिला है, ठीक है, और कई जगह निदेशक भी लिखा मिला है। फिर अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान है उन पर भी निदेशक भी लिखा मिला है, निर्देशक भी लिखा मिला है। ठीक है, तो निदेशक, वैसे अंतर थोड़ा थोड़ा ऐसे बताते लोग, निदेशक शब्द में थोड़ा सा बताते हैं जो प्रशासनिक तौर पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और निर्देशक थोड़ा सा जो नेचुरल आम तौर पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टर ही होता है। ठीक, तो इंग्लिश पे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये संविधान के भाग 4 में, तो बहुत अच्छे से पता है सब लोगों को, भाग 4 में आर्टिकल इसके 36 से 51 तक हैं। ठीक है, और ये हम लिया था आयरलैंड देश से लिया है। ठीक है, ये आयरलैंड देश से लिए हैं, और आयरलैंड देश ने भी किसी से लिए हैं। ठीक है, तो कभी आया कि आयरलैंड देश ने किससे लिए, तो स्पेन से लिए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे चाहे लिख लो कि हमने तो आयरलैंड देश से उठाए हैं डीपीएसपी, आयरलैंड देश ने किससे उठाए, स्पेन से। ठीक, उठाए के मतलब थोड़ा सा उन्होंने समझा है, देखा है, जाना है, और फिर उसके हिसाब से अपने हिसाब से संविधान में उन्होंने गढ़ा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो 36 से 51 तक, 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल फिर पढ़ने हैं। अभी देखो संविधान पूरा क्या है, आर्टिकलों पे चलता है। हमें अगर भाग 1 पढ़ते हैं हम शुरुआत में, ठीक है, उसमें भी 1 से 4 तक आर्टिकल पढ़ते, फिर भाग 2 पढ़ते, उसमें भी 5 से 11 तक पढ़ते। ठीक है, भाग 3 पढ़ा 12 से 35 तक, लेकिन ज़रूरी था हमारे लिए भाग 3 पढ़ना, और फिर ज़रूरी हमारे लिए ये पढ़ना है। तो अब राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे, संसद भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी कोई आर्टिकल तो अनुच्छेद तो आए कि इस अनुच्छेद में यहाँ से यहाँ तक की बात कही गई है, तो वो भी हम देखेंगे। तो आर्टिकल तो ध्यान रखने पड़ेंगे हमें, आर्टिकल पीछे नहीं छोड़ेंगे पॉलिटी में। ठीक है, अगर सोच रहे हो आर्टिकल पीछे छोड़ दें। ठीक है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो वो पता कर लेना, आयरलैंड देश से लिया गया, और कभी पूछ लिया कि आयरलैंड देश ने भी किससे लिया, तो स्पेन से लिया। भाग 4 में 36 से 51 तक आर्टिकल इसमें होते हैं। अब जो डीपीएसपी है क्या, ठीक है, डीपीएसपी देखो वैसे तो अगर लिखना है तो ऐसे लिखना, अगर हिंदी में लिखो, अगर हम तो थोड़ा शॉर्ट में लिख लेना ना, डीपीएस को ऐसे लिखेंगे, ओके, ठीक है, डीपीएसपी ऐसे लिखना, और अलग अलग करके लिखोगे तो फिर डी ऐसे लिखोगे और ये लगाओगे। ठीक है ना, तो ऐसे करके वो अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में लिखने में थोड़ा जल्दी आ जाती है, इसलिए लिख दिया। बाकी वरना पूरा लिखो, हिंदी में क्या लिखोगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो क्या हो गया। या फिर तो ये डीपीएसपी क्या चीज़ है, ये देखो जो क्वेश्चन बनता है वो बता देंगे। डीपीएसपी ये संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं, मतलब निर्देश हैं। एक डायरेक्टर को, कोई डायरेक्टर होता है वो निर्देश तो देता है कि ऐसे, और सकारात्मक हैं यानी कोई अच्छा काम करने के निर्देश हैं, जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना चाहिए। यानी कि जब नीति निर्माण करा जा रहा है, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई आप योजना बना रहे हो जनता के लिए वगैरह और राज्य के लिए अपने, तब आपको इनका ध्यान रखना चाहिए, इन सबका, कि ऐसी ऐसी बातें इसमें कही गई तो इनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो इनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इनका उद्देश्य भारत को, अब इनका डीपीएसपी का उद्देश्य, बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इनका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य, ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि भारत को कल्याणकारी राज्य कौन बनाता है, तो मौलिक अधिकार भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार सोचो, मौलिक अधिकार कल्याणकारी राज्य बना देंगे, मौलिक अधिकार नहीं, डीपीएसपी बनाएंगे, क्वेश्चन आता है ये। तो इनका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना है। किसका, डीपीएसपी का। ठीक है, आ रही बात समझ में, आपको नींद आ रही है, आ रही है बात समझ में आ रही है, नींद आ रही है, ठीक। तो इनका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य कैसे कहेंगे, तो वो भी समझ लो। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, यानी कि एक ऐसा देश जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, यानी जनता के सभी वर्ग होंगे। ठीक है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग वाले जितने वर्ग में जैसे से बटे वो सभी वर्ग होंगे, लेकिन विशेषकर वंचित वर्गों जो नीचे दबे हुए हैं। अब वो किसी प्रकार से इन्हें बताया नहीं है आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसी प्रकार से, लेकिन विशेषकर जो वंचित वर्ग हैं उनको, बाकी सभी वर्गों को, तो सभी वर्गों का ध्यान रखना, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण का कार्य करती है। यानी कि सरकार जहाँ जनता के कल्याण का कार्य करती है तो उस वाले राज्य को या उस वाले देश को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो इसका उद्देश्य भी कल्याणकारी राज्य बनाना है कि यानी सरकार का काम हो जनता के लिए, और सरकार को ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप नीतियाँ बनाएंगे। डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ
यानी कि जब आप नीति निर्माण करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, संविधान निर्माताओं ने कहा है ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये ज़रूरी है, अनिवार्य नहीं है, ठीक। तो इसी में एक बार यहाँ जैसे यहाँ लिखा है तो यहीं पे लिख लें डीपीएसपी क्या है, हमने लिखा हुआ तो था अलग ही एक जगह, जैसे यहाँ पे लिखा है, अभी हम आर्टिकल ये पढ़ेंगे 37 वाले में, ये अपरिवर्तनीय हम पढ़ेंगे ना, अपरिवर्तनीय मतलब बाध्य नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे। तो यानी कि ये खाली बातें लिखी गई 36 से 51 तक, उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूरी है, ऐसा सोच लो, ऐसा करते हुए आप ध्यान, इन बातों को ध्यान में रखो, आप कोई नीति बना रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है कि बच्चों, किशोरों और युवाओं को शोषण से बचाना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई योजना ऐसी ना हो जिसमें ऐसी दिक्कत हो, या नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, आपको ऐसी योजनाएँ बनाओ आप, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बात समझ में आई। तो डीपीएसपी क्या है और कल्याणकारी राज्य क्या है, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका उद्देश्य, मतलब डीपीएसपी को कल्याणकारी राज्य भारत को कौन बनाता है, तो ऑप्शन दे देंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाता है, क्वेश्चन होगा भारत को कल्याणकारी राज्य बनाता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी डीपीएसपी राज्य की नीति से, ऑप्शन सी कुछ भी मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी एक और, या सभी लिख दें, तो सभी लिख दें, सभी में लगा देना, हमेशा लगेगा किस पे, कल्याणकारी राज्य कौन बनाएगा, डीपीएसपी, तो ये ध्यान रखना, सभी भी लिख के आ जाए, क्योंकि वरना मौलिक अधिकार लोग अच्छे लगते हैं, मौलिक अधिकार बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो कल्याणकारी राज्य बन जाएगा, इससे अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसको साफ साफ लिख दिया, इनका उद्देश्य, इसका डीपीएसपी का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना है, ठीक। अब हम आर्टिकल 36 से 51 तक देखते हैं, तो आज 36-40 तक समझते हैं। 36 आर्टिकल में क्या कह रहा है, वही राज्य की परिभाषा, जो राज्य की परिभाषा हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़ के आ गए, पढ़े ना, राज्य के अंतर्गत ये आता है, तो वही राज्य की परिभाषा इसमें लिखी हुई है, इसमें लिख दिया आर्टिकल 12, चाहे यहाँ पे लिख लो, सेम करके लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा, सेम है ना, सेम आपको ध्यान में आ जाएगी। आर्टिकल 37 क्या हो जाएगा, 37 कह रहा है कि डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत हैं, मतलब क्या है, राज्य जब अपना शासन करेगा, राज्य अपने काम करेगा ना, राज्य अपना, हाँ मैं बता रहा हूँ, राज्य अपना काम करेगा, राज्य अपना शासन करेगा, तो उसके शासन में मूलभूत है, वो उसके अंदर छिपे ही होने चाहिए, मूल का मतलब उसके अंदर घुसे हुए होना चाहिए, लेकिन वे अपरिवर्तनीय हैं, यानी राज्य जब शासन करे, यानी कि राज्य जब शासन करे तो शासन के अंदर ही उसके अंदर वो झलक दिखनी चाहिए, ये सब कल्याणकारी राज्य की, जैसे होता है ना किसी काम में लिप्त हो कैसे करना कि उसके अंदर वो झलक ही देगी, हमें इस उद्देश्य से काम करना ही करना है, तो शासन के मूलभूत हैं, मतलब डीपीएसपी राज्य के शासन के मूलभूत हैं, कि वो राज्य का काम ही है कि हमें जनता का कल्याण करना है, ठीक है, कल्याण करना है, लेकिन वे अपरिवर्तनीय हैं, यानी कि जैसे मौलिक अधिकार क्या थे, अपरिवर्तनीय का मतलब है, यहाँ पे इसको लिख सकते हो बाध्य नहीं है, इसको अगर समझना है, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इन्फोर्सेबल, यानी कि आप फोर्स नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार क्या है, अगर कोई आपको मौलिक अधिकार नहीं दे रहा है तो आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट, चले जाओगे तो उल्लंघन हो जाएगा, तो यानी कि वो इन्फोर्सेबल है, आपको प्रवृत्ति आपको देनी देने, वो मौलिक अधिकार आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा है स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ऐसे कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई जगह नहीं मिल रहा है, तो वो पहुँच नहीं सकते फटाफट की, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो ये बाध्यकारी नहीं है डीपीएसपी। मौलिक अधिकार में जो लिखा है अगर वो नहीं मिल रहा है, किसी को वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप केस कर सकते हो, इसके लिए केस नहीं कर सकते हो, इसमें जो भी बातें लिखी होंगी कि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है तो आपको क्यों नहीं लिखा, इसमें भी पर्यावरण की एक दो जो बात आएगी, ठीक है, तो इस समझ में आ रहा है, अप्रवर्तनीय है, यानी डीपीएसपी क्या है, अप्रवर्तनीय, बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए बस, लेकिन हाँ क्या राज्य के शासन में मूलभूत है, राज्य के शासन जब करेगा तो वो ध्यान में रखे चलेगा कि ये सब बातें हमें करनी है, लेकिन करनी नहीं करनी वो अलग बात है, व्यवहारिक तौर पे क्या होता है, लेकिन ये लिखा हुआ है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 37 क्या हुआ, डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत है, लेकिन वे अप्रवर्तनीय है, यानी कि बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए, राज्य उसके लिए बाध्य नहीं कि ऐसा करना ही करना पड़ेगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है, अब 38 के भाग हैं 1 और ये 2, ठीक है, ये जो स्टार में लगा रखा है ये क्या संशोधन से जोड़ा गया है, पहले 38 का 1 था, 38 का 2 संशोधन जोड़ा गया, कौन सा संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, और कब हुआ था, 44वां कब हुआ था, लिख लें यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन, मैं छोटे छोटे कर लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन सीए, हाँ 1978, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ तो 38(2) जोड़ा गया, लेकिन 38(1) क्या पहले क्या कह रहा है, जो आपने प्रस्तावना में न्याय पढ़ा था 3 तरीके के न्याय, तो वो क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना, यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सबको न्याय मिले, ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था आपको बनानी, किसको, राज्य को बनानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि राज्य को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था ऐसी बनानी है, ये ध्यान रखना है, और ये प्रस्तावना भी कहती है। फिर 38(2) क्या हुआ, आय की असमानता, हम पढ़ चुके हैं समाजवाद में, देखा ना, समाजवाद डीएस ने करा केस, आय की असमानता, यानी जो आय में असमानता है बहुत, किसी के पास इतनी आय ज़्यादा है, किसी के पास इनकम बहुत कम है,
और प्रतिष्ठा की असमानता, ठीक है, नहीं प्रतिष्ठा वही प्रतिष्ठा और अवसर की समता में देखा था कि मौका वगैरह देना आपको सबको, तो आय की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता, सुविधाओं की असमानता, और सुविधा किसी के पास ज़्यादा नहीं है, और अवसर की असमानता, यानी प्रस्तावना की जो बात थी ना, प्रस्तावना की बात थी, समाजवाद आ गया यहाँ पर आय की असमानता में, ठीक है, और प्रतिष्ठा और अवसर और सुविधाओं की असमानता, इनको कम करना है, जो इनके ऐसे से असमानता है इनको थोड़ा ऐसे लाना है, कम करना है, ठीक समझ में आ रहा आपको, आय की असमानता को कम करना। ये आर्टिकल कह रहा था 38(2) और 38(1) क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक, मतलब यानी प्रस्तावना में जो बात कही गई थी, अब एक दूसरा भाग और ये प्रस्तावना उठ के आगे एक तरीके से, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 38(2) आर्टिकल जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। अब आर्टिकल 39, इसके भाग 39A, 39B, 39C, 39D, E, ठीक है, EF। तो 39A क्या कह रहा है, स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, यानी कि आजीविका मतलब वो अपना पेट पाल पाएँ, काम वाम, उनका मतलब यहाँ पर रोजगार की बात हो रही है, ठीक है, आजीविका कर पाएँ तो उनको पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, ये राज्य का काम है। अब करा रहा नहीं करा रहा अलग बात है, ये ऐसे लिखा है, और ये अगर नहीं हो रहा है तो आप नहीं कह जा कह सकते कि लिखा हुआ तो हमें रोजगार दो, इसलिए सरकार बाध्यकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस वेस नहीं डाल सकता। 39A का समझ में आया। 39B, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, यानी कि देश के संसाधन हैं, देश के संसाधन का मतलब जो भी अच्छे मतलब उत्पादन के साधन, जहाँ जहाँ उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह जो लगी हैं, यानी कि वो देश के संसाधन हैं, तो रिसोर्सेज वगैरह हैं, तो उनको जनहित में यूज़ करना, यानी किसी एक के हित में यूज़ करो, जनहित में, यानी कि उनको अच्छे से कोई सरकारी जो भी योजनाएं, सरकारी काम है, सरकारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी जितनी है सरकार के अंडर में जिसके हाथ में, वो जनहित में आनी चाहिए, जनहित के काम में नहीं, देश के संसाधन का जनहित में। अगर मान लो चलो ठीक है, कल को यहाँ पे कहीं तेल वगैरह निकल आया, ठीक, तो तेल वगैरह निकल आया तो इसका मतलब वो नहीं सरकार कहीं पर अपने कहीं पर रख ले, सरकार जनहित में उसका यूज़ करे, ठीक है। तो संसाधन एक तरह वो भी रिसोर्सेज हो गए, या फिर देश का रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ से कोई नदी बहुत अच्छी बहती है, जैसे गंगा नदी निकल के आ रही है, ठीक है, तो गंगा नदी ये हमारे देश का संसाधन है एक प्रकार से, ठीक है, रिसोर्सेज है हमारे पास, उसके पानी का सही यूटिलाइज होना चाहिए, यानी कि उसको पानी को सिर्फ एक ही राज्य को दे दिया जा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, ठीक है। अब क्या 39C, अब वही बात है, देश के संसाधन का उत्पादन के साधन, जहाँ उत्पादन हो रहा है उसके साधन, वो क्या है आपको जनहित में प्रयोग करना है। और 39C के अगर उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना, केंद्रीकरण में सेंट्रलाइजेशन, यानी कि उत्पादन के साधन है वो एक ही जगह ना पड़े, एक के हाथ में ना चले जाएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको ना, थोड़ा पानी पी लो। उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना, यानी उत्पादन, देखो अब समझो, उत्पादन के साधनों को केंद्रीकरण को रोकना, यानी कि उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीकरण ना हो पाए, यानी कि एक के हाथ में उत्पादन के साधन न चले जाए, ठीक है, उत्पादन के साधन एक के हाथ में न चले जाए, उसके केंद्रीकरण को रोकना, ये समझना है। 39D क्या कह रहा है, स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि ऐसा होता है कई जगह होता है कि कहीं पर स्त्री काम करे तो उसको कम पैसे दिए जाते हैं, उस चीज़ के लिए सैलरी कम मिलती है, और पुरुषों को उसके लिए सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो वो 39D कह रहा है, ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन का कौन सा आर्टिकल है, तो ध्यान रखना 39D, ठीक, ये क्वेश्चन आता है। तो 39D में क्या है, स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक ही जैसा काम कर रहे हैं दोनों, अगर थोड़ा बहुत अलग कर रहे हैं कि भाई इन पे ज़्यादा लोड है, इन पे कम लोड है, तो अलग बात है, लेकिन काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं, दोनों कंप्यूटर बैठ के काम करना है, दोनों को वही सब फाइल वाला सब करना है, एक्सेल टैली पे सब काम करना है, तो प्रॉपर उसको पैसे देने चाहिए, दोनों को बराबर, जितनी सैलरी उनकी जितनी सैलरी उनकी है। 39E क्या कह रहा है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, यानी कि क्या है, बस ये भी ध्यान रखना, अब जब कोई भी नीति बनाओ आप तो उसमें नागरिकों के स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई नीति बनाई, जैसे होता है ना, कैसे कोई ऐसी नीति बनाई, कोई बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग वगैरह आसपास कर दी, या फिर मान लो आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी जिससे वो उसमें से इतना ज़्यादा केमिकल निकल रहा है, वो नदी में जा रहा है, नदी से खेतों में पानी जा रहा है, तो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। तो आपको कोई नीति ऐसी नहीं बनानी है जो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा ना कर पाए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सारी नीति ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा भी करें, ठीक। 39 में क्या है, बच्चों, किशोरों और युवाओं, बच्चों हिंदी लगेगी यहाँ पे, बच्चों, किशोरों और युवाओं को शोषण से बचाना, यानी बच्चे, अब बच्चों में यहाँ बालिकाएं भी, ठीक है, बालिकाएं और बालक दोनों आ रहे हैं, बच्चों, किशोरों, युवाओं को शोषण से बचाना, यानी कि नीतियों में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे एक्ट बनाया, ऐसे कानून बनाया जाए जो बच्चों के साथ और किशोरों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं ना, उनके हिसाब से आपको नीतियाँ बनानी चाहिए उनको रोकने के लिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आर्टिकल देखो, ये 38(2) किससे जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। अब जो कैपिटल ए लिखा है इसका मतलब जोड़ा गया है ये भी, तो ये कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया है, 42 में, ये 44वां है, ये 42 वाला, ये भी लिख लो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का हुआ,
पहले होगा इससे 1978 में हुआ होगा, 1978 के बाद हुआ होगा, तो 1976 लिख लो। फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, उसमें 39 ए जोड़ा गया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन CA और 1976 ये 39 से जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क यानी समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि समान न्याय, आपको सबको समान न्याय देना होगा, यानी किसी के साथ भेदभाव कर लिया, ये अमीर है या वो है, इनके ज़्यादा रिलेशन है किसी के नेताजी से वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है, बस बात तो व्यावहारिक तौर पर अलग ही मामला है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अगर यानी किसी के पास इतना पैसा नहीं कोई वकील हायर कर पाए, है ना, वकील हायर करने के लिए वकील एक केस की हियरिंग के पैसे लेते हैं, तो अगर किसी के पास नहीं तो निःशुल्क कानूनी सहायता उसको दी जाए। ये मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में हुआ था, तब उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, जैसे हमारा वो अधिकार था विदेश यात्रा करना, पासपोर्ट का अधिकार था, ऐसे उसमें एक अधिकार लिखवाया था, उस टाइम नहीं लिखवाया था कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, रोजी रोटी लिखवाया था, ऐसे लिखा था निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। तो वहीं से फिर उसी के बाद में 1978 में केस हुआ था ना, वो उसके बाद में हुआ था ना, तो वो उसी के तहत में देखा गया कि बाद में केस इसी पे बाद में यहाँ पे जोड़ा गया 1976 में, वो 1978 में वहाँ पे केस हो गया था मेनका गांधी केस। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ध्यान रखना, इन निःशुल्क कानूनी सहायता जो यहाँ लिखा हुआ है, जो DPS में लिखा हुआ है, ये निःशुल्क कानूनी सहायता आपका मौलिक अधिकार भी है। मतलब हमें अभी जब DPS पढ़ लेंगे तो हमें DPS पे मौलिक अधिकार की तुलना देखनी पड़ेगी। जैसे कुछ तो हमारे पास जो लिखे हैं वो मौलिक अधिकार भी हैं, जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना, ये ने कहा कि राज्य को ऐसा करवाना चाहिए, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी बन गया था। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत, है ना। मेनका गांधी केस में कह दिया था निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। तो यानी ध्यान रखना, यानी कि ये चीज़ जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार भी है। और यहाँ पे राज्य का भी ये काम है कि राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था प्रबंध करे। लेकिन और एक वकील है, सरकारी वकील होता है कि आपको भैया आपके पास कोई वकील नहीं लड़ पाया, आपके पैसे नहीं तो सरकारी वकील आपके संग में लड़ेगा। फिर वो कैसे लड़ेगा वो अलग बात है। 40 क्या कह रहा है आर्टिकल 40, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण करना। यानी गांधी जी ने खूब बल दिया था पंचायतों पर कि पंचायत बननी चाहिए, गाँवों के इलाके में पंचायत बननी चाहिए, ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए। तो पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण करना, यानी कि राज्य का काम ये भी होना चाहिए कि गाँव में अदर बदर पंचायतें बनाते रहे और सशक्तिकरण करे। उसका सशक्तिकरण मतलब यानी उनको भी शक्तियाँ दे अपने आसपास का। ऐसा नहीं कि राज्य ने कोई बैठ के, चीफ मिनिस्टर ने कोई बैठ के कानून बनाया और वो सब में लागू हो गया म्यूनसिपैलिटी वगैरह में। तो इसलिए म्यूनसिपैलिटी हमने पीछे पढ़ा था, भाग 9 वगैरह देखा था, भाग 9 में क्या था संविधान के, और 9A में हाँ नगर पालिका, और 9C में सॉरी नहीं सी 9B था ना, तो 9B में क्या है सहकारी समिति, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका और पंचायत 2 आते हैं। शहर में नगर पालिका चलती है, गांव में पंचायत चलती है। तो पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण गांधीवादी, ये ध्यान रखना। अगर पूछे तो गांधीवाद का दर्शन यानी गांधी जी का दर्शन किस में दिखता है, तो आर्टिकल 40 में दिखता है, ठीक है। आर्टिकल 40 में, सही है, ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आर्टिकल 40 में गांधी जी का दर्शन दिखता है, ठीक। गांधीवाद या गांधी दर्शन, यानी कि उनका ही पंचायतों पर बल था। और डॉक्टर अंबेडकर जी मना करते थे, ठीक है, पंचायतों पर, क्योंकि उन्हें पता कि अगर यहाँ पे पंचायत बन जाएंगे, उनको सशक्तिकरण कर दिया जाएगा, तो गाँवों में ज़्यादा अस्पृश्यता होती है, छुआछूत गाँव में ज़्यादा होती है ना। तो सशक्तिकरण, उनको सशक्ति कर दिया जाएगा, उनको सशक्तिकरण पावर दे दी जाएगी, तो गाँव में ज़्यादा छुआछूत होगी, तो वो रोकना मुश्किल हो जाएगी। आर्टिकल 17 वहाँ पर लागू करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आर्टिकल 36 से 40 तक। अब हम अगली वीडियो में कहाँ से देखेंगे, 41 से लेके पूरे 51 तक बचे, 36 से 51 तक हम वो देखेंगे। तो ये समझ में आया। ये क्वेश्चन देखो, ये लिख लेना, ये 42वें संविधान संशोधन है 39 में, और 38(2) 44वें संविधान संशोधन 1978। ये क्या 40 पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण करना है, तो ये गांधी जी का दर्शन झलकता है। बल्कि गांधी जी कहते पंचायतों का गठन करो, सशक्तिकरण करो, लेकिन जो अम्बेडकर जी थे वो थोड़ा सा इसके अपोजिट में थे, क्योंकि उनका अम्बेडकर जी का कहना था कि गाँवों को सशक्त कर दो। वो तो गाँवों में क्या है अस्पृश्यता यानी छुआछूत ज़्यादा चलती है, और गाँव के हाथ में ज़्यादा पावर होगी, तो फिर वहाँ पे छीनना उनसे मुश्किल हो जाएगी, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चलाएंगे। तो वो थोड़ा सा अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में टसल रहती थी इस बात की। और कुछ इसमें बताने लायक अभी नहीं बचा। ये कल्याणकारी राज्य, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाता है, कौन बनाता है, DPSP या FR या मौलिक कर्तव्य या फिर और कोई भी लिख देंगे, तो आप टिक लगाओगे हमेशा मेरे DPSP पे, ठीक है। इतना हो गया, हम लोग देखेंगे आगे आर्टिकल 20 हो जाने में।